हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर अपकमिंग एपीएससी एग्जाम। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में लास्ट 6 मंथ्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका होलिस्टिक कवरेज यहीं पर आपको मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज पॉपुलरली नोन एज ट्रिपल तलाक जजमेंट। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शाहबानो केस, ऑप्शन बी शायरा बानो केस, ऑप्शन सी अरुणा शानबाग केस या ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसी न्यूज को लेकर है जिसके चर्चे पिछले कई सालों से चल रहे हैं और रिसेंटली उत्तराखंड की वजह से वो न्यूज में भी रहे हैं। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। उत्तराखंड इंडिया का सेकंड स्टेट बन चुका है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अपनी स्टेट की असेंबली में पास करवाया है और जल्द ही उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पर यूसीसी लागू भी हो जाएगा। और मैंने कहा कि उत्तराखंड सेकंड स्टेट है इंडिया का, है ना। इसका मतलब इंडिया में ऑलरेडी कोई स्टेट है जहां यूसीसी एग्जिस्ट करता है। तो यस, उस स्टेट का नाम है गोवा। गोवा में एक्चुअली 1867 से पोर्तुगीज सिविल कोड चलता है एंड इवन आफ्टर द लिबरेशन ऑफ गोवा इन 1961 और ज्वाइनिंग ऑफ गोवा टू द इंडियन यूनियन, उसके बाद भी गोवा का जो सिविल कोड है उसको रिटेन किया गया। उत्तराखंड में जो बीजेपी गवर्नमेंट है लेड बाय मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को फुलफिल करते हुए उनकी गवर्नमेंट आने के बाद से उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। और इसी के तहत उन्होंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई के चेयरमैनशिप में एक कमेटी को बनाया जिसको यूसीसी के ड्राफ्ट बनाने का काम सौंपा गया। इस ड्राफ्टिंग की प्रोसेस में कमेटी ने वाइड स्केल पर ऑलमोस्ट सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचने की कोशिश की और डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस के थ्रू उनको एक 2.5 लाख के अराउंड सजेशंस ऑनलाइन फॉर्मेट में रिसीव हुए। बाय द वे, उत्तराखंड की जो असेंबली है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पास कर दिया है। अब ये गवर्नर साहब के पास में बिल पहुंच चुका है, जिन्होंने इसको फर्दर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजा है। तो देखते हैं, अगर प्रेसिडेंट हमारे उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद में उत्तराखंड स्टेट में ये एक्ट बन जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और फिर उसको कैसे लागू करते हैं, उसके क्या रूल्स आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। पर एक बार हम एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ अलग है क्या, ये देख लेते हैं। इंडिया में क्रिमिनल लॉस की बात करें तो वहां सबके लिए समानता है। मतलब अगर कोई मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह जैसे क्राइम्स है उनमें अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको उसकी जाति, धर्म या ये सब पूछे बगैर आईपीसी एंड सीआरपीसी के अंडर सजा फरमाने का प्रोविजन है। लेकिन सिविल लॉज में ऐसा नहीं है। कुछ सिविल लॉज जिनमें पर्टिकुलरली पर्सनल लॉज आते हैं, उनमें जहां हिंदू कोड के हिसाब से या हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह जो हमारे है लॉज अलग अलग, तो हिंदू कोड के हिसाब से हिंदूज को गवर्न करने का प्रोविजन है। वही मुस्लिम्स को शरिया लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता है उनके पर्सनल मैटर्स में। पर्सनल मैटर्स मतलब मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, डिवोर्स, ऐसे मैटर्स ये पर्सनल मैटर्स में आते हैं। तो अगर ऐसा भी है तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, इनके अगर अलग अलग रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में एक साथ, तो उनके अलग अलग पर्सनल लॉज भी अगर होंगे तो किसको क्या दिक्कत है? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर कोई बात की गई है? तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उन लोगों के बीच कई बार इस टॉपिक पर डिबेट्स हुई कि कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। लेकिन हमारे देश का पार्टीशन जहां रिलीजन के आधार पर हुआ और देश में इतना सारा खून खराबा हुआ और देश 2 हिस्सों में टूट गया, तो उस वक्त अगर हम रिलीजन पर बेस्ड एक और लॉ या एक और कोई स्टेप लेते और वो भी पर्सनल लॉज को टच करने जैसी स्टेप, तो शायद उस टाइम की सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती और फर्दर हमारे सोसाइटी का तरीके से डिग्रेडेशन या फिर एक डिवीजन हो सकता था। तो इसी चीज को सोच समझकर यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया तो गया है, लेकिन आर्टिकल 44 के अंडर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। इसका मतलब यह है कि डीपीएसपी में होने के कारण यूसीसी को एनफोर्स करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जाके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा पाते हैं, वैसे डीपीएसपी इसको नहीं करा पाते। और इसीलिए जब गवर्नमेंट ऑफ द डे सूटेबल टाइम एंड सोसाइटी के हालातों को देखकर और सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेकर इसको जब इंप्लीमेंट करना चाहे तब वो कर पाए, इसके लिए ये प्रोविजन बनाई गई है। लेकिन आज हो ऐसा रहा है कि जैसे जैसे देश प्रोग्रेसिव हो रहा है वैसे वैसे सोसाइटल चेंजेस भी रैपिडली आ रहे हैं और कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर इनजस्टिस भी होता हुआ हमें दिखता है, पर्टिकुलरली जैसे वुमेन के ऊपर। तो इस हिसाब से ये आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को अब एबॉलिश करने का टाइम आ चुका है। ये सोचकर कुछ स्टेट्स इसमें एक तरीके से एक फॉरवर्ड रोल ले रहे हैं। जैसे आज इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक आदमी को एक ही वाइफ रखना ये अलाउड है, तो वैसे कुछ और रिलीजन्स में मल्टीपल वाइफ्स या जिसे हम पॉलीगामी कहते हैं वो एक कॉमन प्रैक्टिस है और वो अलाउड भी है। वही जहां हिंदू वुमेन को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलना चाहिए, ऐसी प्रोविजंस है, वही मुस्लिम वुमेन के लिए हाफ से कम शेयर ही उनके लॉ के हिसाब से मेंशन्ड है। ये और ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस को अगर रिलीजन्स अक्रॉस रिलीजन्स हम यूनिफॉर्म करने के लिए और सोसाइटी को एक तरह से प्रोग्रेसिव पाथ पर लाने के लिए यूसीसी की डिमांड उठती रहती है, तो वो शायद कहीं ना कहीं वैलिड है और इस पर पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी घमासान होता रहता है। वही अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के यूसीसी में ऊपर मेंशन जैसे और ट्रिपल तलाक ये इन एनी फॉर्म क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग एडिशन है
और वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। जी हाँ, उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में सबसे स्पेशल फीचर है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। लिव इन रिलेशनशिप आज के यूथ को पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लिव इन मतलब कोई कपल बिना लीगली शादी किए अगर साथ में रहते हैं तो उस अरेंजमेंट को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन अब होता ऐसा है कि इन रिलेशनशिप्स की ना गवर्नमेंट को खबर होती है ना सोसाइटी को। सो अगर कल जाके दोनों पार्टनर्स में से कोई डोमेस्टिक वायलेंस या किसी टाइप का कोई और थ्रेट क्लेम करता है, प्लस अगर इस केस में कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट हो जाता है, जैसे मोस्टली होता है, मतलब ये केसेस आते रहते हैं कोर्ट्स में वगैरह, और उस केस में वो जो चाइल्ड होता है ना फिर बॉर्न आउट ऑफ दिस रिलेशन, उसको किस तरह से राइट्स दिए जाए और क्या उसको गवर्न करने के लिए क्या तरीका यूज किया जाए, ये कोर्ट्स के सामने एक बहुत बड़ा हेडेक बनता जा रहा है और काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है इससे। तो इससे निपटने के लिए उत्तराखंड ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मेंशन किया है कि अगर कोई कपल लिव इन में रहता है तो उनको विद इन 1 मंथ ऑफ एंटरिंग इनटू लिव इन रिलेशनशिप इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और अपने बेसिक आइडेंटिटी को प्रूव भी करवाना पड़ेगा, ताकि ये देखा जाए कि कई पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है या किसी और लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं रह रहे। साथ ही साथ जब वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को एंड करते हैं तब भी उनको जाकर इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना पड़ेगा, और अगर ऐसा वो ना करते हैं तो इसके ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई गई है और इसमें कुछ 6 महीने की, मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल और 25,000 तक का फाइन वगैरह भी मेंशन्ड है। तो देखते हैं ओवरऑल फिर क्या होता है इस केस में। ऐसा है ये पूरा मैटर, और आगे जब ये एक्ट बन जाएगा और इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो ये किस तरह से सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, ये भी एक देखने वाली डेवलपमेंट होगी। तो ऐसा था ये पूरा आज का इशू। और चलिए अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, शायरा बानो केस। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर भद्रा IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल।